हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील शुक्ला, बायोलॉजी मेंटर, रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज 11th का जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक है किंगडम मोनेरा। आपको बेटा पता है कि किंगडम मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर, नॉन सेलुलर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनमें बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, रिकेटिसिया, माइकोप्लाज्मा, ट्रू बैक्टीरिया, ये सभी प्रकार के इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह बेटा विद्यमान है ये बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो हम लोग के लिए काम में आते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा, अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया की, तो आपको पता है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बेटा, ये सोल मेंबर है, ये एक अकेला सदस्य है बैक्टीरिया। चूंकि बैक्टीरिया में ही साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया है, इसलिए क्या है, ये किंगडम मोनेरा का एक सोल मेंबर है, एक अकेला सदस्य है। तो अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो अगर पहले हिस्ट्री की हम बात करें बेटा कि बैक्टीरिया की आखिर हिस्ट्री है क्या, तो स्टूडेंट्स, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर एंड लेटर इन टीथ स्कम बाय ल्यूवेनहॉग 1675 एंड कॉल्ड देम एनिमैल्क्यूल। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ल्यूवेनहॉग 1675 में इस फर्स्ट जो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया वो रेनी वाटर में, और इसके बाद टीथ स्कम में उन्होंने देखा और इसका नाम दिया एनिमैल्क्यूल। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एफ.जे. कोहन एंड इरेनबर्ग, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड द नेम बैक्टीरिया। इसका नाम जो बताया वो बैक्टीरिया बताया, एफ.जे. कोहन एंड इरेनबर्ग ने। रॉबर्ट कोच गिव सम रूल्स टू प्रूव दैट द बैक्टीरिया आर द काजेस डिसीज। अब रॉबर्ट कोच, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स के द्वारा ये प्रूव किया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिसीज काज्ड करते हैं, बहुत सारी डिसीज काज्ड करते हैं, प्लांट्स में डिसीज काज्ड करते हैं, एनिमल्स में डिसीज काज्ड करते हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी डिसीज को काज्ड करते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है ये एक सोल मेंबर के रूप में है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आर.एच. विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया तो सबसे पहले मोनेरंस को ही रखा, क्योंकि ये मोनेरंस माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है, और ऐसे ये है जिनमें किसी प्रकार का कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है, ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केवल एक इनसिपिएंट न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। इसके अलावा 70s राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, और इसका जो डीएनए है वो नॉन हिस्टोनस डीएनए है, और नेक्ड डीएनए वो पाया जा रहा है नॉन हिस्टोनस डीएनए के रूप में। इसी प्रकार नॉन हिस्टोनस जो प्रोटीन है वो पॉलीएमाइंस के रूप में है। तो अगर हम ये देखें कि किंगडम मोनेरा में ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, या हम इसके शेप और साइज की अगर हम बात करें बेटा कि इसके शेप कैसी है, साइज कैसा है बैक्टीरिया की, तो किस प्रकार का है आप ये देख रहेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया हैव वेरिएशन इन देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप देख रहे हैं शेप के आधार पर बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं शेप के आधार पे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको कोकस कहते हैं, कोकस या कोकाई,
वो ऐसे बैक्टीरिया है जो बेसिकली स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको बैसिलस या बैसिलाई बोलते हैं। ये बेटा ऐसे बैक्टीरिया है जो प्रॉपर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, बेलनाकार बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो स्पाइरुला शेप्ड होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, जैसे स्पाइरुलम। ये कैसा है? एक स्नेक लाइक बैक्टीरिया है। और बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कॉमा शेप्ड हैं, कॉमा के आकार के बैक्टीरिया हैं। तो अब अगर ये बैक्टीरिया का शेप तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग कि किस प्रकार के शेप है। अब जैसे कोकस का हम देखें तो ये कोकस या कोकाई इसका एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी आप देख रहे हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। बैसिलस वाला भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे आप ये बैसिलस देख रहे हैं, लैक्टोबैसिलस। आप देख रहे हैं कि ये ऐसा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो मिल्क की कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में चेंज करता है, अर्थात जो मिल्क है वो कर्ड में बेटा बदल जा रहा। उसमें कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। और वो कैसा बैक्टीरिया है? यूजफुल बैक्टीरिया है, इसी शेप का है बैसिलस, बेलनाकार। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो स्नेक लाइक हैं, स्पाइरुलम को हम देखें स्नेक लाइक है। इसके अलावा कॉमा शेप्ड अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कॉमा शेप में आप देखेंगे कि एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी। और विब्रियो कॉलरी बेटा ऐसा बैक्टीरिया है जो हम लोग के अंदर कॉलरा कास्ट करता है। हमें पता है कि कॉलरा कैसे होता है, बाहर से कोई भी इंफेक्टेड हम ड्रिंक पी लेते हैं, इंफेक्टेड पेय पदार्थ पी लेते हैं, तो उससे क्या है, वो बैक्टीरिया का संक्रमण और उस बैक्टीरिया का इंफेक्शन से हमारे अंदर कॉलरा हो जाता है। तो अगर हम ये देखें 4 रूपों में है, लेकिन अगर बेटा इसको हम दिखाएं आपको कि जो पहला हमारा बैक्टीरिया है वो है कोकस। कोकस का मतलब होता है, कोकस कहें या कोकाई कहें, ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं। ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, इसको बेटा क्या कहेंगे? मोनोकोकस। क्या कहेंगे? मोनोकोकस या मोनोकोकाई भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया आप देख रहे हैं पेयर्स में है बेटा, अगर ये बैक्टीरिया पेयर्स में है तो इसको बोलते हैं बेटा डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया एक बेटा चैन के रूप में आपस में लगे हैं, ये इस प्रकार आप चैन के रूप में देख रहे हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर यही बैक्टीरिया इस प्रकार से बंचेस के रूप में लगे हैं, ग्रेप्स ऑफ बंचेस, अंगूर के गुच्छे के समान अगर ये बैक्टीरिया लगे हैं, ये अगर अंगूर के गुच्छे के समान ये बैक्टीरिया आप देख रहे हो, तो इसको बेटा बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो टेट्राड के रूप में होते हैं। टेट्राड का मतलब क्या है? ये इस प्रकार से, ये इसको बोलते हैं टेट्राड। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि कोकस या कोकाई ये ऐसे बैक्टीरिया है जो स्फेरिकल है। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हम कोई भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा बेटा बैक्टीरिया एक होता है बैसिलस या बैसिलाई। शेप के आधार पर अगर हम देखें बैसिलस, अब बैसिलस कैसा है? आप देख रहे हैं कि ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये कैसा है? रॉड शेप्ड। तो अगर ये बेटा रॉड शेप्ड है और अगर सिंगल है, फ्री है, तो इसको बेटा बोलेंगे मोनोबैसिलस। क्या बोलेंगे? मोनोबैसिलस।
इसी प्रकार अगर ये पेयर्स में है, ऐसे पेयर्स में, तो इसको क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस। अगर ये एक ऐसे चैन, जैसे चैन बनती है उस प्रकार से आपस में ये जुड़े रहते हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि लैक्टोबैसिलस का मतलब क्या है? लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या है? ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बेलनाकार है बेटा। तो एक तो कोकस हो गया, दूसरा बैसिलस। तीसरा अगर हम शेप के आधार पे आपको बताएं तो एक होता है स्पाइरला शेप्ड बैक्टीरिया। ये देखिए, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो सर्पिलाकार है, ये, और इस बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम वो क्या है? ये स्नेक लाइक बैक्टीरिया है, सर्पिलाकार बैक्टीरिया है। लेकिन अगर हम चौथे बैक्टीरिया को देखें तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप्ड है बेटा। ये देखिए, ये सब बैक्टीरिया कैसे हैं? कॉमा शेप्ड। तो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड है, और क्या कास्ट करता है? कॉलरा डिसीज बेटा कास्ट करता है। बहुत ही हार्मफुल डिसीज है मैन में कॉलरा, और इस समय गर्मियों के मौसम में कॉलरा बहुत होने के चांस है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज हम लोग ऐसी पेय पदार्थ या ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से ये बैक्टीरिया इंजेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो ये बेटा हमने बात की शेप के आधार पे कि बैक्टीरिया किस किस प्रकार के ये शेप के होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो शेप के आधार पे हमने बैक्टीरिया को देखा। शेप के आधार पे बैक्टीरिया इतने प्रकार के आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि आखिर मोटिलिटी, इसके अंदर जो मोटिलिटी है वो कैसे हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, किस किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो मोटाइल भी हैं और नॉन मोटाइल भी हैं। तो बेटा अगर हम बात करें, नेक्स्ट है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? चलयमान। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मोटाइल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर हम मोटिलिटी देखें, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर मोटिलिटी को कौन सा स्ट्रक्चर उसको फॉरवर्ड कर रहा है बैक्टीरिया में, कौन हेल्पफुल है। तो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसका मतलब बेटा फ्लैजिला का जो मेन वर्क है वो मोटिलिटी करना है, और मोटिलिटी के आधार पे ये जो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, इसका जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला का, उसके आधार पे बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम पहला बात करें, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए मतलब होता है एब्सेंट। इसका मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जिसके किसी भी एपेक्स पर, किसी भी सिरे पर कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है इसके किसी भी सिरे पर कोई भी फ्लैजिला बेटा नहीं पाया जा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए ट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोकोकस और पास्टोरेला। ये माइक्रोकोकस और पास्टोरेला ऐसे बैक्टीरिया है जो नॉन मोटाइल है, ये एक जगह फिक्स है, लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं है। दूसरा होता है मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला निकला है। आप देखिए, एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला निकला है, उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो और सीडोमोनास। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है बेटा जिसके एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला है।
तीसरा होता है लोफोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों सिरों पर बंचेस के रूप में फ्लैजला है, दोनों सिरों पर गुच्छे के रूप में फ्लैजला आपको दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोफोट्राइकस। जैसे एग्जाम्पल बेटा है साल्मोनेला। इसके बाद है एम्फीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों एपेक्स पर केवल एक एक फ्लैजला पाया जा रहा है। आप देखिए, एक फ्लैजला इधर और एक फ्लैजला इधर, दोनों एपेक्स पर केवल एक एक फ्लैजला है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोसोमोनास। इसके बाद अगला है सिफाइलोट्राइकस। सिफाइलोट्राइकस का क्या मतलब है? ऐसे बैक्टीरिया जिसके एक सिरे पर, एक एपेक्स पर गुच्छे के समान फ्लैजला है, बंचेस के समान फ्लैजला है, उसको बोलते हैं सिफाइलोट्राइकस। और एग्जाम्पल क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया फैलाता है ये, तो वही बैक्टीरिया है जिसके एक सिरे पर बंचेस के रूप में बेटा फ्लैजला है, गुच्छे के समान फ्लैजला है, आप देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट होता है पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है सराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी के चारों तरफ फ्लैजला है, तो उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब आपने देखा है कि पेरीट्राइकस बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो पूरे बॉडी पर फ्लैजला होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है, ये कैप्सूल की ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में इसकी सेल एनवलप है, और आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन है, ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मैं बना रहा हूं, ये देख रहे हैं अंदर की ओर क्या आई हुई है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? कैप्सूल की, कैप्सूल या स्लाइम लेयर है ना, जो ग्लाइकोकाइलेक्स के रूप में लगी हुई है। और बेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजला ऐसे यहां भी निकले हैं, ये इस प्रकार भी फ्लैजला है। और अगर आप देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं बेटा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। ये, और इस मीजोसोम का हम कंपैरिजन करते हैं यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। अब इसमें क्या है? आप देखिए यहां पर फ्लैजला ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ये पूरे बॉडी पे फ्लैजला है बेटा, ऐसे पूरे बॉडी पे फ्लैजला है, इसीलिए हम बेटा इसको क्या कह रहे हैं? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ये और 70S राइबोसोम पाया जा रहा है, न्यूक्लियोइड लगे हुए हैं बीच में, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये सर्कुलर डीएनए है, और ये आप देख रहे हैं हेरी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पिलाई या फिम्ब्री कहते हैं, पिलाई या फिम्ब्री। ये बेटा क्या है? इसकी ग्लाइकोकैलिक्स की वॉल है, ये सेल वॉल है इसकी। 70S राइबोसोम बेटा लगे हैं इसमें, 70S राइबोसोम। ये क्या है? ये मीजोसोम है। हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्या बनता है? मीजोसोम। और ये क्या है? सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड। और ये होता है न्यूक्लियोइड। अंदर की ओर साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, ये सब फ्लैजला लगे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये क्या है? ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मैंने दिखाया है, और
फ्लैजला के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, जो फ्लैजला का अरेंजमेंट है उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि ये पेरीट्राइकस बेटा बैक्टीरिया है। तो आप समझ गए बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस, पेरीट्राइकस, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो अगर पूरे बॉडी पे फ्लैजला है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ये तो हमने बताया पेरीट्राइकस बैक्टीरिया के बारे में। अब जरा देखते हैं हम कि पेरीट्राइकस बैक्टीरिया के बारे में, चूंकि अभी तो हमने फ्लैजला के आधार पर बैक्टीरिया आपको बताया, अब हम बात करते हैं जो फ्लैजला है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि फ्लैजला का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। क्योंकि फ्लैजला का काम हमने बताया कि मोटिलिटी प्रदान करना है, लोकोमोशन करना है। तो ये जो फ्लैजला है, ए फ्लैजलम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट बेसल बॉडी, सेकंड हुक एंड थर्ड फिलामेंट। बेटा जो बेसल बॉडी है वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, मुख्य रूप से एक बेसल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है बेसल बॉडी, जो क्या कर रही है? हुक और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट किए हुए है। और अगर हम हुक की बात करें तो हुक इसका मेन बीच का पार्ट है, जिसमें ऊपर की ओर आप देख रहे हो फिलामेंट लगा हुआ है और नीचे की ओर बेसल बॉडी है और बीच का पार्ट है हुक, है ना। लेकिन अगर हम फिलामेंट को देखें बेटा, फिलामेंट एक ऐसा है हालो स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल शेप है, और जितना भी ये फिलामेंट होता है ना, ये प्रोटीन के मोनोमर्स के रूप में बना होता है। और जो ये प्रोटीन बेटा मोनोमर्स हैं, प्रोटीन मोनोमर्स के रूप में होते हैं, और ईच मोनोमर्स इज मेड अप ऑफ, ईच मोनोमर्स इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन। ईच मोनोमर्स इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। और फ्लैजिलिन क्या है? प्रोटीन है। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन कैसी है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब क्या? संकुचनशील। क्योंकि लोकोमोशन को क्या है? उसी फ्लैजला के द्वारा लोकोमोशन बैक्टीरिया को करना है, इसलिए इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन है। और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन कैसी है? कॉन्ट्रेक्टाइल है बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के रूप में ये लगी हुई है फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो अगर हम ये देखें कि इसमें, और ये जो फ्लैजला का बेटा अरेंजमेंट होता है, फ्लैजला का अरेंजमेंट 4+4 के रूप में इसका अरेंजमेंट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं है तो इसमें लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है वो एक हालो सिलेंड्रिकल रूप में है और उसी के अंदर प्रोटीन्स मोनोमर्स पाए जाते हैं। और जो भी प्रोटीन मोनोमर्स हैं तो उनमें ईच मोनोमर्स जो बना होता है, प्रत्येक मोनोमर्स बना होता है, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का ही बना होता है। और फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या है? एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जिसके द्वारा वो लोकोमोशन कर रहा है बैक्टीरिया। तो एक तो हमने बात की कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला में 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें पिलाई की, अब पिलाई क्या है? आपने देखा है कि फ्लैजला से ये छोटे होते हैं पिलाई, और बॉडी पे किनारे की ओर लगे होते हैं पिलाई, हेरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और हेरी लाइक स्ट्रक्चर दिखा है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। तो एक ये न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पिलाई कह रहे हैं, और ये फ्लैजला से छोटे हैं। पिलाई आर स्मॉलर देन द फ्लैजला, फ्लैजला से ये पिलाई छोटे हैं। तो बेटा पिलाई एक हेरी लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या है कि पिलाई को अगर हम देखें तो पिलाई 2 प्रकार की होती है, एक लॉन्गर पिलाई और एक शॉर्टर पिलाई। इसको हम बेटा देखें अगर, तो एक होता है लॉन्गर पिलाई और एक शॉर्टर पिलाई। एक पिलाई होता है लॉन्गर पिलाई। लॉन्गर पिलाई को एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? डोनर बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया में होता है। और डोनर बैक्टीरिया को
बेटा हम डिनोट करते हैं F+ या मेल से। ये F+ या मेल, इसमें लॉन्गर पिलाई होते हैं और लॉन्गर पिलाई F पिलाई या सेक्स पिलाई कहलाते हैं जो डोनर बैक्टीरिया में है। और इसका बेटा काम क्या है? कॉन्जुगेशन करना, कॉन्जुगेशन से संबंधित है ये। कॉन्जुगेशन से संबंधित होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन, दो बैक्टीरिया को पास पास लाकर उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करना। कॉन्जुगेशन क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन एक मेथड है किसके अंतर्गत? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत। आपको पता है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन में जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रूप में हो रहा है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको पता है बेटा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में है, एक ट्रांसडक्शन के रूप में है और एक कॉन्जुगेशन के रूप में है। तो इसका जो एक कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है, उस संयुग्मन के समय यही लॉन्गर पिलाई इसमें काम करता है जो कॉन्जुगेशन की क्रिया को कराएगा। दूसरा एक होता है सॉर्टर पिलाई। दूसरा पिलाई होता है सॉर्टर पिलाई। और इस प्रकार के जो पिलाई होते हैं वो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में बेटा पाए जाते हैं। और पैथोजेनिक जब बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तो ये सॉर्टर पिलाई, इसका काम होता है अटैचमेंट करना। इसका काम क्या होता है? अटैचमेंट करना, जोड़ना। और ये जो सॉर्टर पिलाई है ये मुख्य रूप से कहलाते हैं फिम्ब्री। क्या कहलाते हैं बेटा? फिम्ब्री कहलाते हैं, क्योंकि इसका काम अटैचमेंट से संबंधित है। ये शॉर्ट पिलाई है, हेरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा। तो मेन जो लॉन्गर पिलाई है वो कॉन्जुगेशन कर रही है, संयुग्मन नलिका बना रही है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा रही है। लेकिन जो सॉर्टर पिलाई है जिसको फिम्ब्री कह रहे हैं वो क्या कर रही है? अटैचमेंट का काम करवा रही है, दोनों बैक्टीरिया को जोड़ने का काम करवा रही है। तो एक तो हमने बात की है कि फिम्ब्री या पिलाई की बेटा। अब बेटा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। आपको पता है कि बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक सेल वॉल के, एक बैक्टीरियल सेल के रूप में है। और आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल, जहां भी सेल होगा इसका मतलब साइटोप्लाज्म जरूर होगा। लेकिन बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट है इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली नहीं होते, है ना। तो क्या है कि द बैक्टीरियल सेल शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि इस बैक्टीरिया के सबसे चारों तरफ एक ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में एक स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में एक स्ट्रक्चर है बेटा। उसी ग्लाइकोकैलिक्स के अंतर्गत कैप्सूल या स्लाइम लेयर को रखा गया है। तो इसमें क्या है? इसी के अंतर्गत कैप्सूल या स्लाइम लेयर को रखा गया है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स को अगर हम देखें तो अगर लूज और थिन लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, कैसी है? लूज एंड थिन, लूज एंड थिन लेयर है। अगर बेटा लूज एंड थिन लेयर है इस ग्लाइकोकैलिक्स की तो उसको तो हम कहेंगे स्लाइम लेयर। उसको क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स को हम देख रहे हैं, अगर वो लूज और थिन लेयर के रूप में है तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। लेकिन अगर वो थिक है, थिक और टफ है, तो उसको हम बेटा कहेंगे कैप्सूल। उसको क्या कहेंगे? कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे हो रहा है? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से। कैप्सूल का जो फॉर्मेशन बेटा हो रहा है वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से हो रहा है। आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो कैप्सूल से हो रहा है। लेकिन जो स्लाइम लेयर है, उस स्लाइम लेयर का जो फॉर्मेशन है वो केवल पॉलीसैकेराइड से है, उसमें पॉलीपेप्टाइड नहीं है।
कैप्सूल का जो क्योंकि कैप्सूल हार्ड है, वो जो बन रही है वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बन रही है, लेकिन जो हमारी स्लाइम लेयर है वो उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है केवल पॉलीसैकेराइड से है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में अगर उसकी ग्लाइकोकैलिक्स को हम देखते हैं और उसकी अगर वॉल हमें लूज दिख रही है, थिन है, तो वो बेटा स्लाइम लेयर है, और अगर वो थिक है या टफ है तो वो बेटा कैप्सूल है। और जो आपको पता है कि कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन से ही है। तो एक तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर की हमने बात की, दूसरा होता है सेल वॉल। आपने देखा है कि ये जो सेल वॉल अंदर की ओर है, सेल वॉल आपको पता है कि किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी है बेटा। इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी है। और इसी पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर चूंकि सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक बेटा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने सेफ्रेनिन जैसे एक स्टेनिंग किया, सेफ्रेनिन में स्टेनिंग किया किसकी? बैक्टीरिया को डुबाया, और डुबाने के बाद अगर उसमें वायलेट या पर्पल कलर आ गया तो उसको तो उन्होंने कह दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हुए जो कलरलेस थे, उसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आया, तो उसको क्या कहा गया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम देखें, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आपको पता है कैसी सेल वॉल है? थिक है, और थिक के साथ साथ थिक है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर के रूप में है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बेटा बनी हुई है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है, सिंगल लेयर के रूप में है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। लेकिन अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी सेल वॉल कैसी है? डबल लेयर है। उसकी सेल वॉल कैसी है बेटा? डबल लेयर है। और डबल लेयर में इसका जो इनर लेयर है, जो इनर लेयर है वो तो थिन है, इसका जो इनर लेयर है वो थिन है, लेकिन किससे बनी है वो थिन लेयर? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। इसके अलावा अगर इस डबल लेयर में इनर लेयर तो थिन है, लेकिन जो आउटर लेयर है, इसकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो बेटा थिक है, और वो आउटर लेयर किसकी बनी है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी है। तो ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की हमने बात की कि इसमें सेल वॉल, चूंकि सेल वॉल मोस्टली हम आपको बता दें पेप्टिडोग्लाइकॉन की ही बनी होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में अलग है, ग्राम निगेटिव में अलग है। तो ये तो हमने क्या सेल वॉल की बात की। अब इसमें सेल वॉल के बाद नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। बेटा अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। अब आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपोप्रोटीनियस होती है। लिपोप्रोटीनियस का मतलब होता है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि अगर दो प्रोटीन के बीच में लिपिड की बाइलेयर है तो उसको बेटा लिपोप्रोटीनियस कहते हैं। और आपको पता है कि इसी सेल मेम्ब्रेन के रूप में रॉबर्टसन ने या सिंगर एंड निकोलसन ने अपने मॉडल भी दिए थे। अगर हम ये देखें तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर की एक ये सेल मेम्ब्रेन है और ये नीचे की इस प्रकार से ये एक मेम्ब्रेन है।
ये ऊपर की जो अपर है ये प्रोटीन है, ये नीचे की भी जो लेयर है वो भी क्या है, प्रोटीन है, और बीच में आप ये देख रहे हैं ये लिपिड की एक बाई लेयर है। ये लिपिड की ऐसे बाई लेयर इस प्रकार से लगी हुई है। ये दोनों तरफ बाई लेयर लगी होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो वैसे तो सेल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा, जिसमें 20 एंगस्ट्रॉम ऊपर की ये प्रोटीन और 20 एंगस्ट्रॉम ये नीचे की प्रोटीन, और बीच में 35 एंगस्ट्रॉम होता है ये लिपिड। ये बाई लेयर के रूप में होता है लिपिड, बाई लेयर लिपिड। तो आपको पता है कि दो प्रोटीन के बीच में अगर लिपिड है बाई लेयर के रूप में तो उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीनियस मॉडल। तो बेटा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन की बनी है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे चलकर इनफोल्डेड हो जाती है, इनवेजिनेट हो जाती है अपने अंदर की ओर, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। एक स्ट्रक्चर बन जाता है मीजोसोम। हमने बेटा बताया कि ये जो मीजोसोम है इसका हम कंपैरिजन करते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इस मीजोसोम में बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसको हम कह रहे हैं मीजोसोम। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनी है वो किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन की बनी है। ऊपर की प्रोटीन, नीचे की प्रोटीन और मिडिल में लिपिड की बाई लेयर, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं कि दो प्रोटीन के बीच में अगर एक लिपिड की बाई लेयर लगी है तो उसको लिपोप्रोटीनियस मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म फैला है उस साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हो एक तो मीजोसोम हमने आपको बताया जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर बन रहा है। बहुत सारे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में। और जो क्रोमैटिन मटेरियल है, चूंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में ट्रू न्यूक्लियस बेटा नहीं है। कैसा न्यूक्लियस है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, नेक्ड डीएनए है, और जो नेक्ड डीएनए है उसके साथ जो प्रोटीन लगी है वो नॉन हिस्टोनस प्रोटीन है, और वो नॉन हिस्टोनस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइंस। वो जो नॉन हिस्टोनस प्रोटीन है बेटा उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइंस प्रोटीन है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यूक्लियोइड भी पड़ा हुआ है और नॉन हिस्टोनस डीएनए है, नेक्ड डीएनए है और नॉन हिस्टोनस प्रोटीन है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें बेटा पार्ट पाया जा रहा है, सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। आपको पता है कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, और प्लाज्मिड टर्म जिसने प्रपोज्ड किया था वो एक साइंटिस्ट थे लेडरबर्ग। लेडरबर्ग ने सबसे पहले टर्म प्लाज्मिड को दिया था बेटा। तो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हमने बात की कैप्सूल या स्लाइम लेयर के रूप में जो ग्लाइकोकैलेक्स के रूप में बनी हुई है, सेल वॉल की बात की जो पेप्टिडोग्लाइकॉन्स के रूप में बनी है, सेल मेम्ब्रेन की बात की जो लिपोप्रोटीन्स के रूप में बनी है, साइटोप्लाज्म की बात की क्योंकि साइटोप्लाज्म में इसका साइटोप्लाज्म तो है लेकिन इसमें किसी प्रकार के कोई बेटा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है, किसी प्रकार का कोई माइटोकांड्रिया, कोई गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है, केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम कैसे होते हैं, ये राइबोसोम बेटा 70S होते हैं।
प्रोकैरियोटिक, चूंकि प्रोकैरियोटिक है ये बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा जो बेटा राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं। तो इसमें 70S राइबोसोम के होगा, बाकी किसी प्रकार के कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, केवल न्यूक्लियोइड होगा और 70S राइबोसोम है, प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, नॉन हिस्टोनस नेट डीएनए है और नॉन हिस्टोनस प्रोटीन है पॉलीएमाइंस के रूप में। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात की, और आप देख रहे हैं चारों तरफ फ्लैजला लगा हुआ है। फ्लैजला से एक छोटा स्ट्रक्चर है पिलाई या फिम्बरी, जिसके विषय में अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो ये तो हमने बात की। अब जरा हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन अगर हम देखें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, न्यूट्रिशन सभी के लिए एसेंशियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। आपने देखा है कि अगर हम न्यूट्रिशन के आधार पे क्लासिफाइड करें बैक्टीरिया को, तो 3 प्रकार से बैक्टीरिया को बेटा क्लासिफाइड करते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, एक आपके हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, और एक आपके सिम्बियोंट के रूप में बैक्टीरिया है। अगर हम ऑटोट्रॉप्स के रूप में पहले हम बात करें तो दीज बैक्टीरिया यूज लाइट और केमिकल एनर्जी फॉर देयर ऑन फूड सिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉप्स आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट को यूज करके अपने फूड को, लाइट के द्वारा अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, अपने केमिकल्स के द्वारा फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है 2 प्रकार से है। एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें किसी ना किसी प्रकार से पिगमेंट जरूर होगा और वो लाइट एनर्जी को इंस्टीट करते हैं ऑन फूड के लिए, अपने फूड की सिंथेसिस के लिए। तो आपने देखा है कि जितने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार का पिगमेंट जरूर होगा और लाइट एनर्जी को वो यूज करेंगे अपने फूड की सिंथेसिस करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बेटा बात करें तो आपने देखा है क्रोमेटियम है, इसके अलावा क्रोमेटियम में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमोबियम थायोथ्रिक्स है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, रोडोस्पाइरुलम है, फोटोस्यूडोमोनास है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। तो ये तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं जिनमें किसी ना किसी प्रकार का पिगमेंट है। दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि जो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के रूप में इंस्टीट करते हैं और अपने फूड को बनाते हैं केमिकल्स के फॉर्म में, केमिकल्स के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर कर ले रहे हैं। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिनमें नाइट्रोसोमोनास भी आ रहा है और नाइट्रोबैक्टर भी आ रहे हैं। तो ये तो हमने बात की ऑटोट्रॉप्स की। इसी प्रकार अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, हेट्रोट्रॉप्स का बेटा मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट, जो डिपेंड होता है बैक्टीरिया दूसरों के ऊपर डिपेंड है, अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, वो डिपेंड है दूसरों पे। अब दूसरों के ऊपर डिपेंड है तो एक तो फैकल्टेटिव के रूप में है, एक ऑब्लिगेट के रूप में है। तो सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, दे रिसीव देयर ऑन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड को लेते हैं, डेड और डिके मटेरियल के ऊपर बैठकर अपने फूड को लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब ही होता है मृतोपजीवी, जो डेड एंड डिके, सड़ गए हैं, गल गए हैं, डेड हो गए हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएगा और वो अपने फूड को लेगा, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बहुत सारे बेटा बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस वल्गेरिस है, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम है, स्यूडोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो ये क्या है? सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। इसी प्रकार एक होता है, अब ये सेप्रोट्रॉपिक भी एक तो फैकल्टेटिव के रूप में होंगे और एक ऑब्लिगेट के रूप में होंगे। दूसरा होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक के
का मतलब क्या होता है? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है उसको डिसीज कास्ट करता है किसी ना किसी रूप से और अपने फूड को लेता है। जैसे अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम लेप्री, आपको पता है कि एक बीमारी होती है लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, और उस लेप्रोसी को कास्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है वो यही पैरासिटिक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी प्रकार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो आपको पता है टीबी को कास्ट कर रहा है। आपने देखा है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी कास्ट होती है, टीबी एक बीमारी होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ही ये भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव रूप से काम करता है बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड बेटा होता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर दे। जैसे आपका बहुत सारे कंपाउंड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनियम के कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड में जो चेंज कर दे वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीविता। और आपको पता है कि एक प्लांट होता है लेगुमिनस प्लांट, दाल प्रदान करने वाले प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे प्लेस पे उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उनमें क्या होता है कि उन प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल होती है उस रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम उस नाइट्रोजन जो कंपाउंड है उसको चेंज करता है, नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनियम ऐसे बहुत सारे कंपाउंड में चेंज करेगा और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगा, तो उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं राइजोबियम है। बैक्टीरिया में अगर न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स के रूप में भी है और न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक के रूप में भी है और न्यूट्रिशन हमारा सिम्बियोंट के रूप में भी है। तो ये तो न्यूट्रिशन के टाइप्स की हमने बात की। अब अगर हम बात करें कि आपको पता है कि बैक्टीरिया में चूंकि रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और आपको पता है कि बेटा जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। बेटा बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एसेक्सुअल की भी 2 मेथड है, एक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन और एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इसके बाद एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसका जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बेटा आता है, उस जेनेटिक रिकम्बिनेशन में 3 प्रोसेस होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन और एक कॉन्जुगेशन। और हमने आपको बताया कि इसकी जो कॉन्जुगेशन की मेथड है, इसी कॉन्जुगेशन के मेथड में जो पिलाई हमारे होते हैं जिसमें लॉन्गर पिलाई जो कॉन्जुगेशन का काम करवाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का आगे हमारा लेक्चर रहेगा वो आगे हम बताएंगे आपको डायग्राम सहित कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस टाइप से एंडोस्पोर बनता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन की कैसी प्रोसेस चल रही है, वो हम बेटा अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो हमारे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन यूट्यूब में जाकर उसको बेटा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भेजें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो भेज सकें और अच्छे से आप इसको पढ़ सकें। तो बेटा अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके, थैंक्स।